अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास वलाना। एक तरफ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज अलविदाई खिताब किया है और वो आज यानी कल उनका आज की रात आखिरी है और कल दोपहर तक वो यहाँ से चले जाएंगे और नए वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म मुल्क के अंदर विराजमान होंगे। मेरा कल भी सवाल था, आज भी है और हमेशा रहेगा जब तक इलेक्शन नहीं होते कि वो निगरान वज़ीर आज़म आखिर कब तक हैं, कब तक इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कितना कामयाब होगा, कितना न्यूट्रल होगा, कितना फेयर होगा। एक तो इलेक्शन वाले दिन का काम है, लेकिन इलेक्शन से पहले जो कैंपेन है वो भी न्यूट्रल और गैर जानिबदाराना होगी या नहीं होगी। उसमें सबको मुराद पीटीआई को भी और बाकियों को भी कितना फ्री मौका दिया जाएगा अपनी कैंपेन करने का और फिर उनके बाद इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने के लिए उनके तमाम तर नुमाइंदगान को, उनके जो नामजद रुकन मेंबर असम्बली कौमी और पंजाब और दीगर सूबों के, ये कौमी असम्बली की एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें कवानीन जो है 5 साल की कारकर्दगी का रिकॉर्ड पेश किया गया है। आज रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें 205 पिछली असम्बली जो नवाज शरीफ थी उसमें कवानीन साजी हुई थी, 205 कवानीन साजियाँ हुई थी और इसके मुकाबले में इस 5 सालों में 322 कानून मंजूर हुए हैं और जिसमें 54% 1.5 सालों में इस हुकूमत ने किए हैं। मगर उन सारे कवानीन का इतलाक कहाँ पर रहा, क्या उसका रिलीफ आम आदमी को, मुल्क के सिस्टम को मिला, ये भी बड़ा सवाल है। और फिर दूसरा जो इस पूरे हफ्ते के अंदर बड़ी खबरें रही हैं, एक तो निगरान वज़ीर आज़म का आना, निगरान वज़ीर आज़म का उस वज़ीर आज़म का आ जाना जिसका वज़ीर आज़म को बादो नज़र में और मुबैना तौर पर उन्हें नहीं पता था। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने भी उसका जब दुख का या कह लें कि थोड़ा हैरानगी का इजहार किया तो उनको भी उनकी पार्टी ने नोटिस भेज दिया कि भाई कौन होते हो तुम, ये काम करने वाले, ये बात करने वाले। जब वज़ीर आज़म को नहीं पता, हाँ राजब जो हमारे अपोजिशन लीडर थे राज साहब, उनको पता था, उनको भी नहीं पता था, शायद उनको पता हो, लेकिन उनको जैसे उन्होंने नाम पेश किया और उसके बाद ये नाम आ गया। एक तो ये और दूसरा एक डायरी आई है और डायरी अभी तक चल रही है और वो डायरी आगे मज़ीद कितनी डायरियाँ आएंगी, मज़ीद कितना शिकंजा तंग होगा और चेयरमैन तहरीक इंसाफ कब तक जो है, क्योंकि इस हुकूमत से अब पूछना ख़त्म हो गया है, अब किससे पूछें हम कि वो कब तक रहेंगे, सिस्टम से पूछें, किससे पूछें। शहजाद सईद चीमा साहब हमारे साथ पीपल्स पार्टी से, सेनेटर कामरा मुर्तज़ा साहब JUFA से और राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे। राना एहसान अफजल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो चले गए और नए वज़ीर आज़म आएंगे, आप लोगों को भी सवालिया निशान है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप के लिए भी होंगे? सादा सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, इसी उम्मीद पे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और इलेक्शन कमीशन जो है वो आने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें हर एक को एक फ्री एंड फेयर चांस मिलेगा ट्रांसपेरेंसी के तहत। तो इसी उम्मीद पे हैं और यही तैयारी हम भी जब तक हुकूमत में थे करा के गए हैं। इसके अंदर जितनी भी जो लेजिस्लेशन थी, जो लोगों की रिकमेंडेशंस थी, उनको भी हमने अपनाया और कोशिश की कि वो इम्प्लीमेंट हो। तो इसी उम्मीद पे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। ठीक, शहजाद सईद चीमा साहब, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। फ्री एंड फेयर मैं ऐड कर देता हूँ, फ्री एंड फेयर होंगे सिर्फ आप दोनों पार्टियों के लिए, ऐसा ही है? जी, मैं इसका बड़ा मुख्तसर जवाब देने लगा हूँ कि अगर आईनी मुद्दत के अंदर हो गए तो फ्री एंड फेयर होंगे। हाँ, आईनी मुद्दत में हो गए, फ्री एंड फेयर होंगे। इज इट इनफ सर, या वैसे फर्दर आप चाहेंगे कि मैं ऐड ऑन? परेशान हो गया हूँ, आपको पता नहीं आईनी मुद्दत में होंगे कि नहीं होंगे? सर मेरी तो देखें, आइन जो कहता है, मैं तो आइन का मानने वाला, मेरी जमात आइन की मानने वाली, और उसमें अगर आवाम ना आया, कोई एम्बिग्यूटी ना हुई, कोई आगे फर्दर एक दिन भी आगे ना गया, तो फिर तो फ्री एंड फेयर मैनेजमेंट सारी बनती है ना जी। नहीं, आप चाहते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो? 100% हम चाहते हैं। यानी आपने कहा कि आपकी जमात आइन को मानने वाली है। 14 मई को तो आइन को नहीं माना था आपने। कब नहीं माना था? 14 मई को इलेक्शन। सर 14 मई को हमने तो अपने पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के टिकट से लॉट कर दिए थे। अगर आप कहें तो मैं आपको अभी अपना टिकट 14 मई वाले इलेक्शन का दिखाने को तैयार। नून लीग ने नहीं माना था? मुझे नहीं पता,
मैं इस पे क्या कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन हम नहीं कर हमने सकते। तो सर बिल्कुल हमारे आप आइन वाले मानने वाले हैं, लेकिन आइन की नहीं मानी गई, तो किसने नहीं मानी? मुझे आप जवाब दे देना। देखिए हमने तो मानी आइन की, जिसने रियासत से पूछिए आप। यार अब ऐसा ना हो, ऐसा ना मैं हो, तो अपनी सियासी जमात का जवाब देने का पाबंद। जिसने जनवरी में असम्बलियां तोड़ी थी और वो रोता रहा था इलेक्शन को, अब मुझे लग रहा है कि अब आपने इलेक्शन के राह तकने हैं, और जिसको आपने नहीं लगाया, जिसको जिसने भी लगाया है अब उसके हाथ में बागडोर है, वो इलेक्शन नहीं देगा अब आपको। आपका भी वही हाल होने वाला है जो अटक जेल में बैठे बंदे के साथ हुआ है, जिसको इलेक्शन नहीं मिले थे। ऐसा ही है सर उन्होंने तो एक ज्यादती की, उन्होंने तो जातीय हवाले से कि किसी एक शख्स की जो कि मुतलकल अनान अपने आप को तसव्वुर करता हो, उसकी ख्वाहिश मंशा पे अगर आप असेंबली तोड़ेंगे, पाकिस्तान के किसी सूबे में ऐसे कोई आईनी मुआशी या कोई सरहदी खुदा न खास्ता हालात नहीं थे कि जौन साहब दो मेन सूबों की आप असेंबलियां तहलील ठीक है। फरमा दें। जी। आपने आईनी तौर पर असम्बली को तोड़ी, और उसने आइन के अंदर रहकर आइन से खिलाफ असम्बली तोड़ी, उसको इलेक्शन नहीं मिले, और आप उम्मीद करते हैं कि आपको इलेक्शन मिल जाए, जो कि मुझे लग रहा है कि आपको नहीं मिलने, और आपका भी हाल वही होने वाला है। राणा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मेरी आवाज देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। पिछली दफा एक प्लान था, एक एजेंडा था, उस एजेंडे के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट थी वो मुलव्वस थी, और पनामा से इकामा निकाला गया, एक वजीर आजम को ताहयात नाअहल किया गया, व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो JITs बनती थी, और एक जो है वो एजेंडा नाफिज किया गया। अब जो ये वाला जो दौर है, मेरे ख्याल से जब से ये नो कॉन्फिडेंस हुआ, फौज पीछे हटी, इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटी, तो फिर जो जेन्युइन जो सियासी सूरत हाल थी वो सामने आई, नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ, और फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश हमने की। लेकिन उसके अंदर PTI और उसके जो चेयरमैन है, उनकी बारहा कोशिश थी कि उसी तरह उनको कंधों पे उठा लिया जाए, उसी तरह उनको सपोर्ट दी जाए, लेकिन ये फिर मुमकिन नहीं हुआ। और मेरे ख्याल से इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है कि उन्होंने सियासत में इंटरफेयर नहीं करना, वो उस पर बरकरार खड़े हैं। अच्छा। तो इस बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूं कि आने वाला जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर होगा। बिल्कुल एक जमात अब ऐसा तासर क्रिएट कर रही है कि उसको शायद बंद किया जा रहा है या उसको कोई टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वो जमात 9 मई के वाकयात में मुलव्वस थी, डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, उसकी प्लानिंग के अंदर, उसकी अबेटमेंट में, उसकी एग्जीक्यूशन में। तो अब उसके ऊपर या तो हम कहें कि एहतसाब होना ही नहीं चाहिए और उनको खुली आज़ादी मिल जाए। अच्छा, ये जो आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट किरदार अपना नहीं अदा कर रही, कैसे कह दिया आपने? ये देखे ना, अब पहले आपने ये देखा कि जो जनरल बाजवा थे वो इस हद तक मुशावरत उन्होंने की एक ऑपोजिशन के MNA के साथ कि उसको ये कह दिया कि आप KPK की और पंजाब की असेंबलियां डिसॉल्व कर दें, और उसने बात भी मान ली। तो इस हद तक मावनत जो है वो चलती रही काफी देर तक। तो अब इस वक्त कोई राब्ता नहीं है ऑपोजिशन का। अब तो ऑपोजिशन रही नहीं, लेकिन जब तक हुकूमत थी, ऑपोजिशन का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, जो कि होना भी इसी तरह चाहिए, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लिंक नहीं बनता। तो उस लिहाज से कोई इंटरफेरेंस, जिस तरह आपने नहीं देखा इस 16 महीने में कि जब बिल पास कराए गए कि लोगों को फोन किए गए, या असेंबली के अंदर जो है वो कोई पार्टीज की जोड़ तोड़ के अंदर कोई इस तरह। लेकिन बिल्कुल 9 मई का जो वाकया हुआ उसके ऊपर कार्रवाई, उनके लोगों को फोन किए गए, आपके लोगों को, शहादतवान को मुबैना तौर पर बिल पकड़ाए गए, ये कुछ लोगों का दावा है। ये दावा ही है ना, ये इसमें हकीकत तो कोई नहीं है। लेकिन देखें, बात नहीं, मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है कि अभी 9 मई की ऊपर अकाउंटेबिलिटी। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ 9 मई की अकाउंटेबिलिटी जो है वो हो रही है, और वो होनी भी चाहिए। ये होनी। कामरान मुर्तजा साहब, सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? खैरियत से, आप ठीक है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हैं सर? आपके छोटे सूबे का आपने हमेशा यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में मेरे साथ तो एटलीस्ट आकर कहा है कि यार हमें तो माइनस रखते हैं, हमारी तो बात ही नहीं सुनते। आप पंजाब वाले, आप KPK वाले, आप सिंध वाले, खुश हैं आप छोटे सूबे से? मैं कब नाराज हुआ हूँ? पहले कब नाराज हूँ? अब भी नाराज नहीं हूँ। मेरा जाती दोस्त है, मैं इसकी तबसरा नहीं करूंगा।
ठीक। और ज्यादा मतलब पुरानी दोस्ती है, इसलिए जो ना मुझसे तबसरा किसी किस्म का इसमें ना कराइए, मैं उसके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। ठीक, चले उस पर ना तबसरा करें। आपको इल्म था आपकी पार्टी को, आपके मौलाना साहब को? मौलाना साहब का नहीं मुझे पता, बहरहाल उसको खुद इल्म था और मुझसे थोड़ा सा उसने डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया था सर? ये उसको इल्म नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर वाला, मगर ये बाकी इल्म था और उस हवाले से कोई थोड़ी सी डिस्कशन हमारी हुई थी। उसने कहा था मुझे राजा साहब अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि आपको वजीर आजम बनाना है। उसने नहीं, ये पुरानी बात है। ये राजा साहब के पास अभी आई होगी बात, वो मुझसे पुरानी बात। यानी उनको पहले ही पता लग गया था, काफी देर पहले? काफी देर नहीं, जब ये सेनेट का इजलास हो रहा था बहरहाल उस वक्त पता था। अब ये क्या पता था, ये किस हद तक पता था, ये नहीं उन्होंने बताया। ठीक है, ये उन्होंने नहीं बताया। और अब अगर आप उनसे पूछेंगे कि राजा साहब ने ही आपको कहा था, ये पूछेंगे आप उनसे? हाँ, पूछ लेंगे अगर आप कहेंगे तो, कोई हर्ज तो नहीं है। वैसे मतलब नहीं, वो आपके दोस्त है ना, कहा होगा ना, दोस्त है तो दोस्ती का फायदा तो उठाना चाहिए। काम है साहब, मुझे पता है उनको किसने कहा था ना, अभी मैं इतनी। चलें, अच्छा मुझे बताएं कि क्या क्या लग रहा है आपको, आप एक्सपेक्टेड हैं कि आपका दोस्त जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा देगा? देखिए, ये इम्तिहान होते हैं अल्लाह पाक की तरफ से। ये आदमी को अच्छा लगता है कि उसको जब ओहदे मिलते हैं, मगर इंसान ने जवाब देना होता है, उसका हिसाब जो है उसी ओहदों के हिसाब से या उसी मनसबों के हिसाब से हुआ करता है। और अगर कोई इम्तिहान में फेल हो जाए, देखिए अब मेरे आपका किसी रेडी वाले के, किसी दुकानदार की तरह से तो हिसाब नहीं होगा। किसी में जो मनसब अल्लाह पाक ने हमें दिए उसी तरह से हिसाब होना है। जी सर। तो अगर उसका मनसब चूंकि आज हमसे ज्यादा बढ़ गया, तो वो उसका मनसब जो है ना उसके मुताबिक उसको हिसाब देना होगा। और अगर उसमें कहीं भी गलत हुआ, गलत होने में ये बात भी शामिल है जिसको आप पहले नंबर पे ले रहे थे कि टाइम पे इलेक्शन ना हुआ, दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन ना हुआ, तो ये पहली गलती होगी, उसका उसको हिसाब देना होगा। दूसरी, अगर फेयर और फ्री ना हुआ तो उसका भी उसको हिसाब देना होगा। दुनिया में तो हिसाब देना पड़ेगा ही लोगों को, वो लोग अच्छा और बुरा कहेंगे, मगर अल्टीमेटली अल्लाह पाक को भी हिसाब इस पे देना पड़ेगा। और उसका दोस्त ही उससे हिसाब लेगा। फिर मैं ब्रेक लेता हूँ जी, अगर गलत हुआ तो हम हिसाब लेंगे यकीनन। चलें काकड़ साहब, ये सुन लें, आप ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करें। एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा चीमा साहब, ये बताइएगा कि जो इस वक्त अटक जेल में है उसकी पार्टी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन की आप डिमांड रखेंगे, क्योंकि जमहूरियत के चैंपियन है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जमहूरियत के चैंपियन है माशाल्लाह। और आप तो सच्ची समझ गए। नहीं जी, आप गलत समझे। अच्छा चलें। हाँ, उसमें गुजारिश ये है कि हम उनकी पार्टी के जो अगर कुछ सेन लोग होंगे जो वाकई बाशऊर होंगे और जमहूरी होंगे और जमहूरी रवायात और रवैये वाले होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल जमात और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से कभी भी डेविएट नहीं करती, और हर सीरियस जमात और हर पाकिस्तान की आवाम के साथ लॉयल, सिंसियर और मोहब्बत करने वाली जमात के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुफ्तगू के हमेशा दरवाजे खुले रहे। तारीख इस बात की गवाह है, ये हमारे 18वीं तरमीम इस बात की गवाह है, आपका आइन इस बात की गवाह है कि पूरे पाकिस्तान ने मिलकर, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने, तमाम सियासी मजहबी जमातें, उनके अकाबरीन, उनको सबको इकट्ठे साथ बिठा के जो आइन बनाया था। हम तो अकेले वाले या इस तरह के मामले वाले नहीं हैं। और आज भी हमारा जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात आसिफ अली साहब कर रहे हैं, उसमें बड़े वाज़ेह है कि ये इन हालात में कोई एक सियासी जमात इस मुल्क को इस मुआशी दलदल से निकालने की कैपेसिटी नहीं रखती। आइए सब मिलकर, इसका मतलब यह है कि आप सब ने मिलकर इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है और फिर मिलकर हुकूमत बनानी है? जी, इलेक्शन अपना अपना, नजरिया अपना अपना, फलसफा अपना अपना, सारा कुछ अपना अपना, लेकिन रियासत की खातिर, पाकिस्तान की बका और सलामती की खातिर यकीनन सबको इकट्ठे बैठ के चलना होगा। राना एहसान अफजल साहब, इलेक्शन अपना अपना लेकिन बात में हमने मिलकर चलना है, ये पहले ही तयशुदा है और वो माइनस ही रहेगा जो इस वक्त माइनस है।
देखिए, जो माइनस है, अब जो 9 मई का वाकया, जो लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सजा के हकदार हैं, और जो उसमें मुलव्वस नहीं है और उसको नहीं सपोर्ट करते, कंडेम करते हैं, वो उनको बिल्कुल सियासी प्रोसेस के अंदर आना चाहिए। ये एक एहतसाब का अमल है जिसके अंदर से मैं समझता हूं बदकिस्मती से पीटीआई ने जिस तरफ धकेल दिया, उनको उस प्रोसेस से गुजरना होगा। उनके पास बखूबी ये ऑप्शन थी कि वो पार्लियामेंट में रहते, ऑपोजिशन का लीडरशिप लेते, ऑपोजिशन का रोल इख्तियार करते, केपीके की हुकूमत को चलाते, पंजाब की हुकूमत को चलाते, एंड तक इस मामले को, जमहूरी अमल को आगे लेके चलते, तो शायद हालात उनके आज मुख्तलिफ होते, लेकिन उन्होंने कुछ और रास्ता अपनाया। तो ये उनकी चॉइस है। बाकी देखें, इंशाल्लाह पुरुमीद है कि ये जो आईनी प्रोसेस है जिसमें डिलिमिटेशन है, इलेक्शन कमीशन डेट्स अनाउंस करेगा इलेक्शन की, और ये इलेक्शन जो है वो सारों के लिए काबिल कबूल होगा। सेनेटर कामरा आपका जी 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 इसके अलावा आपका कोई सवाल था? नहीं नहीं, मैं कामरा मुर्तज़ा साहब, आप मुझे बताइएगा सर, आपके ख्याल में उसको भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना आप लोगों को मौका मिलेगा? अगर ये मौके बराबर नहीं होंगे तो फिर जो है इसके बाद भी पाकिस्तान स्टेबल नहीं होगा। एहतजाज तो अलग से बात है, या मगर उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि फिर अगले 5 साल भी जो है ना वो इसी तरह के मामला होंगे, और खुदा न खास्ता ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर होनी चाहिए, फेयर और फ्री होनी चाहिए, भले उसका नतीजा कुछ भी हो, नतीजा सिर्फ पाकिस्तान के लिए अच्छा होना चाहिए। और अगर उसको बराबर का मौका मिल गया, वो तो खा जाएगा सबको, भले खा जाए, कोई बात नहीं है। वो बकौल उसके, मगर वो कोई डिलीवर नहीं कर सकता, ये उसके बस की बात नहीं है। वो आपने 3.5 पौने 4 साल में देख भी लिया, मगर स्टिल जो है ना वो ये, चूंकि ये प्रिंसिपल की बात है, असूल की बात है, इसमें मौका सबके लिए बराबर होना चाहिए। मौका सबके लिए बराबर। और अगर मौका ना मिला तो इसकी जिम्मेदारी निगरान सेटअप के ऊपर आएगी। आप लोग बरियुज़िम्मा हो गए आज के दिन से, आज के दिन से कह लीजिए, मगर जिम्मेदारी आपको भी पता है किस पे आएगी। जिम्मेदारी मुझे भी पता और आपको भी पता है, लेकिन किसी को नहीं पता। शहजाद सईद चीमा साहब, ये हाथ साफ करके बस एक बंदे से जान छुड़ा ली है, अब मजीद स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, और स्टेबिलिटी के लिए निगरान सेटअप, और उसके बाद मिला के इलेक्शन, आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन, फिर सारी इत्तेहाद में एक हुकूमत बनेगी। अगर 5 साल ऐसे हुए तो पाकिस्तान अपलिफ्ट कर जाएगा। ये सोच है इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज की। सर, किसी बंदे से जान छुड़ाना, किसी सियासी से जान छुड़ाना, किसी फाशिस्ट से जान छुड़ाने में बड़ा फर्क है। वो नॉन डिलिबरर था, नॉन डिलिबरर है। वो बुतों से रियासतें नहीं चलती। वो तो पूजा कराने आया था, बनिस्बत ये कि अवाम की पूजा करता। वो बातों कहानियों के लिए तशरीफ लाए थे। बातें कहानियां ज्यादा देर नहीं बिक सकती, और उन्होंने अपने हाथ से खोदे हुए गड्ढे में वो खुद गिरे। उसमें ना पीपल्स पार्टी ने उनसे जान छुड़ाई, ना किसी और ने जान छुड़ाई। हाँ, अगर वो एक सियासी रवैये के, मिजाज के, अवाम दोस्त शख्सियत के मालिक होते तो यकीनन वो आज इसी जमहूरी अमल में हिस्सेदार होते, शाना बशाना चल रहे होते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे होते, अवाम के लिए खड़े हो रहे होते, अवाम के ख्वाब ना बेच रहे होते, नौजवान के ख्वाब ना बेच रहे होते। तो इसलिए बाकी ये तो उनकी हवाले से जो आपने बात की, मैंने उसकी अर्ज की। बाकी जहां तक रह गया इलेक्शंस का ताल्लुक, इलेक्शन शुरू हो चुके हुए हैं, और हम सब अपने हलकों में मौजूद हैं। अपने अवाम से, अपने दुख सुख की शराकतदारों के साथ हम राब्ते में, और इसी तरह से ये देखें, इलेक्शन सबका अपना अपना होना है। इलेक्शन से पहले किसी का कोई वो ऐसे कोई जेवी नहीं हो सकता, कोई जॉइंट, कोई लव अफेयर नहीं होगा। इलेक्शन से पहले कोई लव अफेयर नहीं है, हुकूमत करने के लिए लव अफेयर होगा। हुकूमत करने के लिए लव अफेयर इज द नेसेसिटी ऑफ द टाइम। नेसेसिटी ऑफ द टाइम मुल्क के मामले में खड़ा है, आप किसी एक को दे दें, किसी एक जमात का आप प्रपोज करें, हम उसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट 1.5 मिनट, यानी मैं इस इलेक्शन कैंपेन में दोबारा एक दूसरे के पेट फाड़ने वाली तकरीरें सुनने वाला हूं। सर, पेट फाड़ने वाली तकरीरें हमने तो आज तक की नहीं। पीपल्स पार्टी के किसी बंदे
जो आपके शोज में नमूदार होते हैं, सियासी जलसों में, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो से लेके, हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब से लेके, बीबी शहीद से लेके जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद तक, ठीक, आपको कहीं पे इखलाकियात के दायरे से निकली कोई बात नहीं नजर नहीं आई। राणा साहब, यार ये जो इलेक्शन में आप लोगों ने जाना है, जो आज अलविदाई खिताब किया है, ऊपर से देखकर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने मुतमिन कर पाए हैं? कैसे मुतमिन करेंगे? इसका सारा सेहरा तो पीपल्स पार्टी ले जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सारा जो गंद है वो आपके पास, और जो ऊपर ऊपर से मलाई है वो पीपल्स पार्टी समेटेगी, और उसके बाद आपकी शर्तों के ऊपर आपके साथ वो हुकूमत बनाएगी। ये मेरा एनालिसिस है। नहीं, देखिए, जो हुकूमत होती है, वफाकी हुकूमत, वो काबीना के थ्रू चलती है, और प्राइम मिनिस्टर अपना स्टैंड अलोन कोई भी फैसला नहीं करता। तो जो भी फैसले हुए, जो भी कारकर्दगी है, वो काबीना की कारकर्दगी है। वजीर आजम काबीना के सरबराह है, लेकिन फैसले सारे यूनिफिकेशन और उस कलेक्टिव कंसेंसस के साथ होते हैं। देखें, दूसरी चीज ये है कि हमारे पास भी ऑप्शन थी कि हम जो है वो जाते जाते बिजली सस्ती कर जाते, पेट्रोल सस्ता कर जाते, गैस सस्ती कर जाते, बल्कि बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस की ये राय थी कि ये फैसले हमें अब आखिर में नहीं करने चाहिए, ये केयर टेकर के ऊपर डाल दें, और ऐसा किया गया। देखें, पीटीआई चेयरमैन जो थे, उन्होंने जाते जाते सारी चीजें सस्ती कर दी, IMF का मुआहदा फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया, और मुल्क को एक माशी दलदल में जो है वो धकेल गए। तो हम तो जाते जाते अनपॉपुलर फैसले करके गए, क्योंकि वो वक्त की जरूरत थी, अल्टरनेटिव कोई मौजूद नहीं था इन फैसलों के अलावा। तो लेकिन हमने वो फैसले किए, हमने फील गुड फैक्टर नहीं दिया, हमने जो है गेम नहीं खेली मीशत के साथ और सियासत के साथ। हम समझते हैं हमने रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया, और यही वो बेसिस है कि हम जिससे आगे जाएंगे। बाकी अपना अपना मौकफ है, बिल्कुल है। इसी तरह ही होता है, बहुत सारी मुखालिफ पार्टीज जो एक दूसरे के मुखालिफ होती हैं, दुनिया में इलेक्शन लड़ती हैं एक दूसरे के खिलाफ, अपने अपने मैनिफेस्टो पे लड़ती हैं, लेकिन बाद में फिर कोalition बन जाती है, क्योंकि मुल्की एजेंडे के लिए अगर इकट्ठे होना है तो उससे बढ़ के क्या बड़ा कॉज हो सकता है कि आप इकट्ठे हो जाएं कि मुल्क को आगे लेके चलना है। कामरान मुर्तजा साहब से मैं पूछूंगा जी, आखिरी बात ये कि वो जो पेट फाड़ने वाली बातें और वही उस तरह की बातें आपको पीपल्स पार्टी से भी मिली होंगी, लेकिन हम उससे आगे निकल गए। मैं समझता हूं इस कैंपेन में, ये जो इलेक्शन की कैंपेन जब लॉन्च होती है, आप ये कुछ नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैं समझता हूं ये जो जमातें कोalition के हिस्से में थी और उसके पार्टनर्स जो भी थे, वो काफी हद तक मैच्योर हो चुकी हैं। उन्होंने जमानत कामरान मुर्तजा साहब, आप बताइएगा मुझे कि इस सारे सेटअप में 1.5 साल में JUIF कहां पर स्टैंड कर चुकी है? चलिए छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आप बताइएगा। एक बार फिर से खुशामदीद। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, क्या JUIF को क्या हासिल हुआ? सारा इत्तेहाद बना के सदर बन के क्या प्रेजेंस रही आपकी, क्या फायदा हुआ? देखिए, हमने जिक्र भी किया कि हमारे रेफरेंस से जिक्र नहीं किया। हमने कहा कि जैसे नो कॉन्फिडेंस जो है वो कैरी हुआ था, उसके बाद इमीडिएटली रिक्वायरमेंट ये थी कि सियासी जो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि आप असम्बलियां तोड़ें और इलेक्शन करवा के फिर उसके बाद जो भी नतीजे, अप्रैल 2022 को असम्बलियां तोड़ें और उसी वक्त इलेक्शन करवा दें। अप्रैल में, और आप ज्यादा से ज्यादा महीना ले लेते, इसलिए ले लेते कि आपने जो उसमें जो इस्लाहात करनी थी, जो आपको रिक्वायर्ड थी इलेक्शन एक्ट में, वो कर लेते और असम्बलियां तोड़ते। तो सर, आप खुद इत्तेहाद छोड़ जाते तो हुकूमत टूट जाती और उनको अल्टीमेटली इलेक्शन में जाना पड़ता। आप क्यों रहे इत्तेहाद में? आपको बहुत कुछ, जब आप इत्तेहाद का हिस्सा होते हैं, आपको बहुत कुछ दूसरों की मर्जी के मुताबिक भी करना पड़ता है। ये नहीं होता कि सिर्फ आपकी अपनी मर्जी होती है। देखिए, हम तो पहले दिन से शायद इस बात की हामी नहीं थे कि इस असेंबली में बैठे, मगर कहीं से किसी ने तो जोर लगाया होगा, तो हम बैठे, हमने कंटिन्यू किया इस तरह से। इस वक्त भी जो है, ये बात मेरी मौजूदगी में पंजाब हाउस में हो गई थी, बिलावल भी बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ भी बैठे हुए थे, और उस वक्त भी उनको कहा था कि जी बस हमारा काम खत्म हो गया, इसके बाद जो है ना। तो बहरहाल जो है वो फिर इत्तेहाद ने जो कुछ भी किया, उसकी जिम्मेदारी, ये नहीं कि मैं जिम्मेदारी से भाग रहा हूँ, जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ। जो कुछ हुआ उसके हम इक्वली जो है ना, वो अपने हिस्सा कदरे जुस्सा उस हद तक हम जिम्मेदार हैं हर चीज के। अच्छा हुआ तो भी हम उसके लिए जो है ना, वो जो चाहिए हैं उसके इंटाइटल हैं, और अगर कोई बुरा हुआ तो उसके लिए भी जो है ना, वो हम उसके जिम्मेदार हैं।
मगर बहरहाल जो है ना हमारी राय ये थी सियासी, मगर वो सियासी राय जो है वो आपकी इतनी राय क्यों नहीं मानी जाती रही? क्योंकि नवाज शरीफ मुल्क में मौजूद नहीं थे, इस वजह से आपकी राय नहीं मानी जाती रही? 2018 में भी मौलाना फजल रहमान ने कहा था इस असम्बली में ना बैठो, वो नहीं माना, फिर क्या कुछ नहीं हुआ शहबाज और नवाज शरीफ के साथ, और उसके बाद अब फिर आपकी बात नहीं मानी और फिर मुल्क डिफॉल्ट होने वाला था। और आज जिस सूरत में मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो लग पता जाएगा। ये जब इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर यकीनन सबको पता चल जाएगा। जेयूई की जो मैं अपनी हद तक बात करता हूँ, बावजूद इसके कि हम पेशावर में मित्रा वाला इलेक्शन हारे हैं, मगर इसके बावजूद जो ना आप देखेंगे कि हमारे नताइज जो है पहले से बेहतर होंगे। लेकिन आपकी बात क्यों नहीं मानी जाती रही? बेसिक सवाल यह था। बात ये कि आप फिर अगेन जो है ना हिस्सा बकदरे जुस्सा जो आपका साइज होता है इत्तेहाद के अंदर, बावजूद ये कि मौलाना का जो है कद जो है सियासी कद बहुत बड़ा है, मगर पार्टी के हवाले से फिर उस तरह से फिर आप अपनी जो है ना अपने वजन के मुताबिक फिर बात कर सकते हैं, अपने वजन के मुताबिक मामलात को लेके चल सकते हैं। ठीक। शहजाद सईद चीमा साहब, ये आज मैं खबर भी पढ़ा था कि नवाज शरीफ को वापस आना है, उन्होंने इस्लामाबाद में आना है शायद, और उसके बाद सीधा लाहौर आएंगे। और शहबाज शरीफ ने तो कहा कि वो आकर कानून का सामना करेंगे। 1.5 सालों में क्यों नहीं उनके भाई उनको ला पाए? कौन है जो नहीं चाहता कि नवाज शरीफ वापस आए? मेरा ख्याल है कि मियां साहब खुद नहीं चाहते उसमें, नहीं तो कौन, उनका अपना मुल्क है, उनके यहाँ पे उनकी जमात के उनके चाहने वाले यहाँ पे मौजूद हैं, वो तशरीफ लाए। और कुर्बानी शुरबानी तो सियासत की द प्राइस टू पॉलिटिक्स। आगे अगर कोई मसला, कोई जेल है, कोई बाकी मामलात है, तो ये तो सियासी कारकुन का जेवर है, जेल, तंगी, सौबतें उठाना, मसाइल उठाना, अवाम की खातिर, अवाम के दरमियान आ जाए। सर दिल का मरीज 70 साल उम्र तो मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा नहीं, अब देखें, मेरे पे लाजिम तो नहीं कि अगर मैं आऊं तो मैं पीएम हाउस में ही आऊं, और पीएम हाउस नहीं है वो आने ही नहीं दिया गया। 1.5 साल रहा भाई, लेकिन नहीं आने दिया है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप बड़े सोर्सेज वाले हैं, मुझे पता है जब वजीर आजम ये होना था तो आपने मुझे कहा था ये जितने नाम चल रहे हैं इसमें कोई नहीं होगा, और वही हुआ। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने कहा शायद कोई अच्छी बात बता दें मुझे, लेकिन आप नहीं बता रहे। अच्छी बात बता रहा हूँ कि मैं, आप यकीन कीजिए, हमारे नजरिए अलग है, हमारी पॉलिटिक्स का स्टाइल मूवमेंट और पीपल्स पार्टी का अलग है, लेकिन मैं बशर पीपल्स पार्टी के कारकुन, आई रिक्वेस्ट हिम एंड पीपल्स पार्टी वुड वेलकम हिम। ठीक। राणा साहब, क्यों नहीं ला पाए अपने बड़े भाई को वजीर आजम होते हुए? कौन था जो नहीं चाहता था नवाज शरीफ आए, और अब कौन है जो मुश्किल पैदा करेगा? कौन है, कौन है, कौन है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट और इसका रवैया जो है एक बड़ा फैक्टर रहा है, और उन्होंने अपने आप को कोई इसकी फिक्र नहीं की कि वो अपनी नीयतों को जो है अपने अमाल के जरिए जाहिर ना करें। उनकी नीयतें पूरी कौम जानती है, और जो हम ख्याल बेंचेस जिस तरीके से, जिस तर्ज के साथ चलते रहे हैं, वो उनका झुकाव एक जमात की तरफ और शायद एक एजेंडे की तरफ था, और ये कोई अनहोनी चीज नहीं है। आपने पहले भी देखा कि मियां साहब को जब सजा भी हुई वो भी एक एजेंडा ही था, और अब तो ये चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं कि जस्टिस सिद्दीकी ने कहा उस वक्त के किस तरीके से फैसले कराए जा रहे हैं, किस तरह साकिब निसार की जो है आज वो पीटीआई के टिकटें बांट रहे थे, और वो सारे मामलात आज बड़े वाज़ेह तरीके से क्लियर हो चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि आगे जो ये रास्ते बड़े, और बड़ा इसका हल भी बड़ा सिंपल था। फुल कोर्ट की मीटिंग बुला ली जाती तो जो क्रेडिबिलिटी है वो सुप्रीम कोर्ट की बात। वो लॉयर भी हैं कामना साहब, वाहिद सुप्रीम कोर्ट थी जो कि नवाज शरीफ को वतन वापस न आने पर मजबूर कर चुकी थी। एक वजह, दूसरी वजह तो आप बताएंगे नहीं, मुझे पता, आप पर जलते होंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आप बताएं। हाँ, उसमें ऐसी बात नहीं थी। उसमें मैं अपना मियां साहब से मिला था 2-3 महीने पहले मिला था मैं अपना लंदन में। जी सर। तो वो पार्टी की तरफ से सिग्नल के इंतजार में थे, मुझे उन्होंने यही कहा था। ओए होए होए, तो फिर शहबाज शरीफ नहीं चाहते होंगे? ये मुझे नहीं पता, बहरहाल पार्टी की तरफ से, पार्टी की, क्योंकि ये उनके अकेले का फैसला हो नहीं सकता था। मुमकिन है कि इसमें पार्टी ये समझती हो कि कोर्ट्स जो है ना वो उसमें इस वक्त कोर्ट्स में मामला सूटेबल नहीं है, उनको सूट नहीं करेंगे, मगर बहरहाल वो पार्टी सिग्नल के इंतजार में थे। मेरी उनके साथ जो बातचीत हुई थी, जो मैं अखज़ कर सका था, और अगर मैंने गलत अखज़ किया तो फिर मेरा कसूर होगा,
मगर बहरहाल ये मैंने लेकिन राना साहब यही पार्टी ने किया। सिग्नल ही नहीं दिया यार, अफसोस। ये तो दूसरी रीज़न तो मुझे तलाश ली मैंने, वो थे शहबाज शरीफ साहब, पहली सुप्रीम कोर्ट, दूसरी शहबाज शरीफ साहब के वो आए तो मैं गया फारिग। अब वो चाहते हैं कि अगली दफ़ा भी मैं वज़ीर आज़म बनूँ, बाद ही नज़र में। वो सिग्नल इलेक्शन है, वो इलेक्शन जब वो अनाउंस होगा तो वही सिग्नल होगा पार्टी की तरफ से। अच्छा, तो इंशाल्लाह। इलेक्शन तो अब हो गया, तो अब आएंगे वो, इस महीने आ जाएंगे। आ जाए, चलो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वजीर आज़म ने कहा अगले महीने आ जाएंगे। अब जो शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल कहा अपने इंटरव्यू में कि अगले महीने आ जाएंगे। चलो, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया एजाज जी। अल्लाह हाफ़िज़।